चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट की इंपॉर्टेंट टर्म्स को। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहली टर्म आती है बजट। क्या होता है बजट? का मतलब होता है डिटेल्ड प्लान फॉर द फ्यूचर, यूजली एक्सप्रेस इन फॉर्मल क्वांटिटेटिव टर्म्स। मतलब कोई ऐसा प्लान जो आपने फॉर्मल क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ डिटेल्ड प्लान फॉर एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी एक टाइम पीरियड के लिए जो आप प्लान बनाते हो डिटेल में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में, फॉर्मल वे में, उसको हम बोलते हैं बजट। नेक्स्ट आता है ब्लू चिप्स। किसको बोलते हैं? शेयर्स ऑफ अ लार्ज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। यानी उन कंपनियों के शेयर जो बहुत बड़ी कंपनी होती हैं, फाइनेंशियली साउंड होती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लू चिप्स। और इनका जो प्राइस वोलेटिलिटी होता है वो मॉडरेट होता है। यानी इनका शेयर का प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा अप होता है ना बहुत ज़्यादा डाउन जाता है, मॉडरेट रहता है। ठीक है। एंड दे हैव इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड। इनका जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत इम्प्रेसिव होता है और बहुत अच्छा अर्निंग देती हैं ये कंपनियाँ। तो इन शेयर्स को हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप शेयर्स। आस्क ऑफर, द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल इज कॉल्ड आस्क। इसको हम ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है टर्म्स ऑडिट। किसको बोलते हैं? केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड का केयरफुल रिव्यू जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिट। ये आपका सब्जेक्ट भी है, सी इंटर में आप जाकर पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट टर्म आती है बैड डेट्स। क्या होता है? अपने अकाउंट्स में बहुत बार ये पढ़ा होगा। बैड डेट्स आर द अमाउंट्स ओड टू अ कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड। ऐसा आपने जो उधार दे रखा है जो अब कभी नहीं मिलने वाला, डूब गया, इसको हिंदी में डूब खाता भी बोलते हैं, डूब गया पैसा, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। फिर आता है एजेंट। किसको बोलते हैं? एजेंट का मतलब होता है अ ब्रोकरेज फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट व्हेन इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। जब कोई ब्रोकरेज फर्म किसी क्लाइंट के बिहाफ पर काम करती है उसको हम बोलते हैं एजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इन द एंटायर ट्रांजेक्शन द एजेंट ओन द शेयर्स। यानी पूरी ट्रांजेक्शन में जो एजेंट है कभी भी अपने नाम पर शेयर नहीं खरीदेगा। ठीक है। फिर आता है अमोर्टाइज। किसको बोलते हैं? टू अमोर्टाइज इज टू चार्ज अ रेगुलर पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कॉस्ट है 1,00,000 रुपए की और उसको आपको अमोर्टाइज करना है 10 सालों के अंदर में। ठीक है। तो आप उसका 10,000 रुपये का खर्चा अगले 10 सालों तक दिखाते रहेंगे। इस तरीके से आप इसको करेंगे अमोर्टाइज। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर लगाते हैं। जब कोई बड़ा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है तो उस खर्चे को भी हम कई सालों तक डिवाइड करते हैं और उस डिवाइड करने को, चार्ज करने के खर्चे को चार्ज करने को हम बोलते हैं अमोर्टाइज करना। एन्युटी ड्यू। एन्युटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। चलो, एन्युटी ड्यू का मतलब होता है एन्युटी। याद है कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी हमने एन्युटी के बारे में। एन्युटी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर पेमेंट जाती है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जाती है, फिर एक इकट्ठा पैसा मिलता है, उसको एन्युटी बोलते हैं। तो एन्युटी की जब पेमेंट ड्यू हो जाती है, ओकर हो जाती है बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो हम उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। जैसे आपका एलआईसी का प्रीमियम ड्यू हो गया तो आपको पे करना होता है, जैसे ही ऐसे ही जब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है हम उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी क्या होता है? अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट ए फिक्स इंटरवल। लो आ गया दोबारा से, वही सेम दोबारा से डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है। फिक्स इंटरवल पर जब हम इक्वल पेमेंट देते हैं और सीरीज ऑफ पेमेंट यानी बार बार उस पेमेंट को देते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, उसको हम बोलते हैं एन्युटी। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का जस्ट उल्टा होता है। एप्रिसिएशन में वैल्यू इंक्रीज होती है, हाँ हो सकती है, कुछ सर्कमस्टांसेस में वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है। भाई साहब ये मत सोचो हमेशा डिक्रीज ही होती है, करेक्ट। आप कार के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। बहुत सारी कार ऐसी थी जो लोगों ने खरीदी जिसकी वैल्यू बाद में बढ़ गई। हाँ उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, मार्केट में न्यू कार थी नहीं तो इसलिए कार की वैल्यू बढ़ गई। भाई पॉसिबल है। अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है। जैसे 5 लाख की आपने खरीदी लास्ट ईयर, अब उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब है साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आप एक तरफ एक कमोडिटी को परचेज कर रहे हो और साइमल्टेनियसली दूसरी जगह पर उसको बेच रहे हो ताकि आप उनका प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज उठा सकें। ठीक है। और वो प्राइस वेरिएशन कैसे हो सकता है? मान लो 2 डिफरेंट मार्केट है, एक मार्केट में कम प्राइस है, एक में ज़्यादा, कम वाले से खरीदा, ज़्यादा वाले में बेच दिया, तो आपने बीच में क्या उठा लिया? फायदा उठा लिया। उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। बैलेंस शीट क्या होती है? सिंपल थिंग्स, आप बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बट इसको लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट ए सिंगल स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड बैलेंस शीट, है ना।
तो ये तो आप लोगों को मालूम ही है, इस बारे में ज़्यादा बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड होता है लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट। लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट को बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड्स कैन आइदर बी रजिस्टर्ड इन द ओनर्स नेम और आर इशूड एज बेयरर इंस्ट्रूमेंट। या तो इसको ऑनर्स के नाम पर रजिस्टर्ड किया जाएगा या फिर बेयरर भी हो सकते हैं। बेयरर का मतलब जिसके पास ये बॉन्ड होगा वो उसका मालिक बन जाएगा। जैसे रुपीज़ होता है ना करेंसी, भाई 100 का नोट मेरे पास है तो मैं उसका मालिक, अगर वो आपके पास है तो आप उसके मालिक हो जाओगे। बेयरर उसको बोलते हैं। बुक वैल्यू क्या होती है भैया? अरे भाई कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना। वैल्यू ऑफ एन एसेट एज रिकॉर्डेड ऑन द कंपनीज बुक्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट में या कंपनी की बुक में जो वैल्यू होती है एसेट की उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ऑल्दो इंटर में जाकर आप इसमें बहुत क्वेश्चन करने वाले हो मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरे साथ में। बट अभी मैं आपको समझाता हूँ तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने 20,000 रुपये की एक मशीन खरीदी, ठीक है, मशीन खरीदी, और वो जब गुड्स बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको बनाने के लिए मान लीजिए 6 रुपये लगते हैं। कितने रुपये लगते हैं? 6 रुपये लगते हैं एक गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है। और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो मान लीजिए 10 रुपये है। अब वो आपसे पूछता है पर्सन, यार मुझे बताओ कि मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूं कि ना मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब कम से कम मेरा खर्चा रिकवर हो जाए। और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। देखो कोई भी बिजनेसमैन का सबसे पहले इच्छा क्या होती है कि कम से कम प्रॉफिट ना हो तो खर्चा नहीं होना चाहिए उसकी जेब से। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो 10 रुपये प्राइस है, 6 रुपये कॉस्ट है, तो 4 रुपये हम कहेंगे हर एक प्रोडक्ट में हमें बचते हैं। और 20,000 रुपये की हमारी मशीनरी है। 4 रुपये से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5,000 यूनिट्स। यानी अगर हम 5,000 प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे तो हमारा सारा खर्चा रिकवर हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको इस तरीके से ये तो हम मान ही नहीं सकते, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 5,000 यूनिट आपने बेची, 10 रुपये प्राइस था, आपके पास कितने पैसे आ गए? 50,000, ठीक है। फिर 5,000 यूनिट को बनाने का जो खर्चा था 6 रुपये, 30,000 वो खर्चा हो गया, उसको माइनस कर दें। और 20,000 रुपये की आपने मशीनरी खरीदी थी, उसका खर्चा माइनस कर दो, क्या बचा आपके पास? ठेंगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपका पूरा का पूरा खर्चा यहाँ से हो गया रिकवर। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। डोंट वरी, सी इंटर कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने इस पर बहुत क्वेश्चन करने हैं, बट आपको सिर्फ ये समझाना है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। वेयर सेल्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। देखो यार सेल जो है वो पूरे एक्सपेंस के बराबर है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलिए अब बात आती है एसेट क्या होती है। एसेट, ओ हो एसेट, सर ये भी बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है सर, समझा दो बेटा। इकोनॉमिक रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जो फ्यूचर में बेनिफिट देता है उसको हम एसेट बोलते हैं, ठीक है। एनी ओन्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। कोई भी चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, इज कॉल्ड एसेट, ठीक है। फिर हम एसेट को फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं करंट एसेट में, फिक्स एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में। अब वो क्या होता है? करंट एसेट मतलब जो ऐसी एसेट जो टर्न हो जाती है कैश में विद इन ए ईयर और लेस, 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। लाइक कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, आपका स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री हो गया। फिक्स एसेट क्या होती है? विच कैन नॉट बी क्विकली टर्न इनटू कैश विदाउट इंटरफेयरिंग विद बिजनेस ऑपरेशंस। आप उसको क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन बिजनेस ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आती है, दखलंदाजी हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो इट वेरी वेल। फिर आते हैं इंटेंजिबल एसेट। किसको कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट मतलब जस्ट लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, है ना, काइंड्स ऑफ राइट्स और थिंग्स ऑफ वैल्यू टू ए कंपनी विच आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होते उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। निराशावादी किसको बोलते हैं भाई? बियर्स को। बियर्स को हम निराशावादी बोलते हैं। बियर्स का मतलब क्या होता है? ये टर्म जो है ना भालू से ली गई है। जो भालू सुस्त रहता है, हमेशा 6 महीने सोता रहता है सर्दियों में, भाई कुछ नहीं करना, मार्केट मंदी है, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे स्टॉक मार्केट प्लेयर्स जो कि बहुत पैसिमिस्ट होते हैं, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बियर्स बोलते हैं बेटा। दे एक्सपेक्ट शेयर प्राइजेस और एनी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फॉल। उनको लगता है कि प्राइस भाई गिरेगा ही गिरेगा, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे स्टॉक मार्केट प्लेयर्स को हम लोग बोलते हैं बियर्स, ठीक है। उनका जनरल सेंटीमेंट क्या होता है कि प्राइजेस आर गोइंग टू बी लोअर, है ना भैया, बहुत नीचे जाने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ डीलर विल सेल द क्विकली एज पॉसिबल, यानी सब लोग जल्दी से जल्दी
अपने शेयर्स को बेच देंगे क्योंकि प्राइस डाउन जा रहे हैं। ऐसी सोच रखने वाले स्टॉक मार्केट प्लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बियर्स। बेस प्राइस किसको बोलते हैं? बेस प्राइस का मतलब होता है प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे मतलब मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, ठीक है। उस दिन जो भी मॉर्निंग का जो प्राइस होता है, जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है, उसको हम बोलते हैं बेस प्राइस। ट्रेडिंग डे का बिगिनिंग का जो प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस प्राइस बोलते हैं। क्लियर? जैसे मॉर्निंग में रिलायंस का शेयर लेट सपोज 1650 रुपये है, जैसे मार्केट ओपन हुई है तो इसको हम बेस प्राइस बोलेंगे। फिर पूरे दिन में हम देखेंगे कि ये बढ़ा कि घटा, ठीक है। फिर आता है बियर मार्केट। क्या होती है? ऑफकोर्स जहाँ बियर ज़्यादा होते हैं। मार्केट इन स्टॉक प्राइजेज आर फॉलिंग कंसिस्टेंटली, इसका मतलब बियर ज़्यादा हो गए हैं, निराशावादी ज़्यादा आ गए हैं, तो ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? बियर मार्केट बोलते हैं। बास्केट ट्रेडिंग, ये बहुत अच्छा टर्म है भाई, ये समझना ज़रूरी है और इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाँ पक्का। देखो बास्केट ट्रेडिंग का मतलब समझो, जब आप किसी मॉल या किसी बड़ी शोरूम में जाते हो तो आप एक बास्केट लेते हो सारे सामान को इकट्ठा करने के लिए। ऑफकोर्स जब आपको बहुत सारा सामान खरीदना होता है तो आप बास्केट उठा लेते हो, लेकिन अगर आपको एक आध सामान लेना हो तो क्या फिर भी बास्केट उठाते हो? नहीं, वो तो आप हाथ में भी उठा सकते हो। ऐसी स्टॉक मार्केट में अगर आप एक दो शेयर खरीदना चाहते हो तो ठीक है भाई, लेकिन अगर आप बहुत सारी शेयर्स खरीदना चाहते हो, एक साथ बहुत सारे बेचना चाहते हो और बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसको एक सर्विस दी जाती है, जिसको बास्केट ट्रेडिंग कहा जाता है। तो यहाँ समझो, दिस इज द सर्विस ऑफर्ड एक्सक्लूसिवली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको ये ऑफर दी जाती है, जो बाय या सेल करते हैं 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ना 30 कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड होते हैं, मतलब उसको बेस मान करके इंडेक्स निकाला जाता है। तो जो बड़े बड़े नेटवर्थ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे अंबानी अडानी है ना, राकेश झुंझुनवाला, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैसे लगाती हैं, करोड़ों रुपया लगाती है एक साथ, उनको ये ऑफर दी जाती है, सर्विस दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग। यानी वो एक साथ ये सारी शेयर्स खरीद सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ इन वन गो, एक ही गो में, और बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर्विस होती है। बास्केट ट्रेडिंग इज एसेंशियली फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स हु विश टू होल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन सर्टेन प्रोपोर्शंस। मतलब वो ये 30 के 30 शेयर किसी प्रोपोर्शन में रखते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उनको एक सर्विस दी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बास्केट ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग। किसको कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स whose cash flows are expected to be this। अरे बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना बेटा, उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आप सीए में आगे जाकर कॉस्टिंग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें कि ना करें, है ना, उसको हम बेसिकली बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सिंपल सी बात है ना, जिसका कैश फ्लो हम एक्सपेक्ट करते हैं बियॉन्ड 1 ईयर। भाई ऑब्वियस सी बात है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, उस डिसीजन को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलेंगे हम लोग। फिर कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है भाई? इसको एग्जांपल से समझ लो, बहुत आसान है। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा 1000 रुपये का और 2 साल बाद 2 ईयर्स लेटर उसकी वैल्यू की 1200 रुपये, तो उस शेयर पे आपने कितना कमाया? कैपिटल गेन कितना किया? 1000 का शेयर 1200 का हो गया, 200 रुपये आपने कमा लिया, इसका मतलब आपने 20% कैपिटल गेन यील्ड किया। इसको कैपिटल गेन कहा जाता है, जो आप शेयर्स की वैल्यू पर गेन करते हो। क्लियर? उसको बोलते हैं कैपिटल गेन यील्ड, प्रॉफिट ऑन कैपिटल गेन, ठीक है। फिर आता है कैपिटल मार्केट। किसको बोलते हैं? द फाइनेंशियल मार्केट फॉर स्टॉक एंड फॉर इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म डेट, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जहाँ स्टॉक्स वगैरह डील किए जाते हैं लॉन्ग टर्म, है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। हाँ याद आया कुछ? फाइनेंशियल मार्केट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। याद आ गया? याद आ गया? हाँ, तो कैपिटल मार्केट क्या होती है? मोर देन 1 ईयर जहाँ डील करते हैं हम स्टॉक्स को, उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैश बजट क्या होता है बताओ यार? ऐसा बजट जो कैश की फ्लो में यार रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैश बजट बोलते हैं। कैश फ्लो होता है, कितना कैश आएगा, कितना जाएगा। देखो रिसीट हो गया, डिसबर्समेंट हो गया, कैश का बैलेंस कितना होगा, उसको कैश बजट बोलते हैं। क्रेडिट पीरियड मतलब लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच क्रेडिट इज ग्रांटेड, कितने टाइम के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, उस लेंथ को हम बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग। बदला, खून के बदले खून, है ना, ऐसा नहीं होता भाई, खून का बदला खून नहीं भाई, नहीं, ये वो बदला नहीं है, रिवेंज नहीं है भाई, ये बदला वो रिवेंज नहीं है। आप सोचोगे यार यहाँ पर बदला क्यों ले रहे हैं हम लोग,
बेटे कोई बदला नहीं ले रहा। बदला टर्म बेसिकली कहा जाता है जहां पर एक पर्सन दूसरे के बदले में शेयर्स खरीद लेता है, स्टॉक खरीद लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं बदला ट्रांजैक्शन। हाँ, ये अप्रूव्ड होती है, ठीक है, ये लीगल होती है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास नो मनी, पैसा नहीं है, और एक पर्सन है इज नॉट इंटरेस्टेड, वो शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इसको अप्रोच करता है, कहता है यार तुम शेयर खरीद लो मेरे बदले में, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो कोई बात नहीं, तो मेरे बदले में शेयर खरीद लो। तो वो कहता है भाई मैं क्यों खरीदूं। बोलता है देखो आज उसका प्राइस है 200 रुपया और मुझे पता है कि 2 महीने बाद इसका प्राइस कम से कम 600 रुपये जाएगा। तो भाई ये बोलता है, ये पर्सन बोलता है कि यार 600 रुपये जाएगा, जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम ये बताओ तुम 2 महीने बाद तुम कितने में खरीद लोगे मुझसे। वो कहता है चलो एक काम करता हूँ, मैं 2 महीने बाद 400 रुपये में तुमसे खरीद लूँगा। कहता है ठीक है डील डन, हम मुझे क्या दिक्कत है भाई, तो मेरे से यार एग्रीमेंट कर लो कि 2 महीने बाद तुम यही शेयर, ये वाला शेयर 400 रुपये मेरे से खरीदोगे, भले ही 600 का हो तुम भाई तुम कमाना, 800 का हो 1000 का हो तुम्हारा भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 400 रुपये से मतलब है। तो अब इस पर्सन ने क्या किया, इसके बदले में जो शेयर खरीदा, इस ट्रांजैक्शन को बदला ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जो ट्रांजैक्शन आज होनी चाहिए थे वो अब कब होगी, 2 महीने बाद, तो कैरी फॉरवर्ड होगी। कैरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी एक सेटलमेंट आज हो रही है, ये पर्सन आज शेयर खरीद रहा है 200 रुपये वाला, और एक ट्रांजैक्शन होगी 2 महीने बाद, ठीक है, सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट, यानी ना तो डिलीवरी में कोई इफेक्ट आएगा ना पेमेंट में कोई इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बदला। द कैरी फॉरवर्ड इज डन एट मेकिंग अ प्राइस। मेकिंग अ प्राइस मतलब क्या, यानी कि प्राइस में मार्जिन जोड़ के, 200 में हमने 200 का मार्जिन जोड़ के 400 में डील हुई थी, डन, इसको मेकअप प्राइस बोलते हैं, प्राइस बढ़ा करके डील करना। द बदला ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट फॉलोइंग पेमेंट, इसमें कौन कौन सी पेमेंट और चार्जेस होते हैं। एक होता है मार्जिन मनी, जो स्टॉक एक्सचेंज जो है स्पेसिफाई करते हैं कितना मार्जिन मनी होगा, और इसके अलावा कॉन्टेंगो और बदला चार्जेस होते हैं जो कि चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट चार्जेस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में एक मार्जिन मनी होती है और कॉन्टेंगो चार्जेस लगते हैं, ताकि इस ट्रांजैक्शन को लीगल करार किया जाए, ऑथोराइज किया जाता है, और ये लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, एक के बदले में दूसरा खरीदता है, इसलिए इसको बोलते हैं बदला ट्रांजैक्शन। इसमें ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसी से याद आ जाएगा। आज की जो डील होनी है वो 2 महीने बाद होगी। कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, बदला ट्रांजैक्शन। क्लोजिंग प्राइस, अरे जब ट्रेडिंग डे खत्म होता है, जब स्टॉक मार्केट क्लोज होती है 3:30 पर, तो उस समय जो प्राइस होता है सिक्योरिटी का, उसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं, सिंपल भाई। और जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी होता है ना, वो अगले दिन का बेस प्राइस बन जाता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर, इस साल का वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो जो पिछले, यानी कि मान लो जो मंडे का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, वो ट्यूसडे का क्या बन जाएगा, मॉर्निंग में बेस प्राइस बन जाएगा, सिंपल। कमर्शियल पेपर किसको बोलते हैं, कमर्शियल पेपर पहली बात अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है, ये आपने क्लास 12th कॉमर्स में भी पढ़ा होगा। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है जिसको फर्म इशू करती है, और इसका नॉर्मल डिनोमिनेशन 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होता है। मतलब जो कमर्शियल पेपर का प्राइस होता है ना, वो 1 लाख रुपए के डिनोमिनेशन होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से इसका प्राइस होता है। पैसा रेस करने का तरीका होता है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब कंपनियां क्या करती हैं, जब उनको फंड रेस करना होता है ना मार्केट से, तो शेयर्स की बजाय कमर्शियल पेपर से पैसा रेस कर देती हैं। तो कमर्शियल पेपर 1 लाख रुपए का दे देती हैं और 1 लाख रुपया जो है इन्वेस्टर से ले लेती हैं, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है कि भैया 6 महीने बाद इतने ब्याज के साथ हम आपको पैसा दे देंगे, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल पेपर, ठीक है। चलो देखो यहाँ लिखा भी हो, कमर्शियल पेपर यूज फॉर शॉर्ट टर्म फंडिंग एंड सीजनल फंडिंग के लिए। डिविडेंड क्या होता है यार, अरे भाई मान लो कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 100 रुपये का। अब जरूरी थोड़ी कंपनी 100 रुपये अपने पास रखेगी, कंपनी कहती है 60 रुपये तो हम रख लेते हैं भैया कंपनी में फ्यूचर के लिए, और 40 रुपया जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको, शेयर होल्डर को, उनको भी तो घर चलाना है ना। तो ये जो 40 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। पहली बात, पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग, यानी ये पोर्शन है किसका, कंपनी अर्निंग का, विच इज डिसाइडेड टू पे टू द शेयर होल्डर्स इन रिटर्न टू देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बदले में जो उनको रिटर्न दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। चलिए फिर आता है कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। जैसे नाम इसका बता रहे, कन्वर्टिबल का मतलब है जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अ सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफर्ड स्टॉक that can be converted into other securities of that issuer is called convertible security। जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, that is called convertible securities।
फिर आता है कंसोलिडेशन, किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज, जब दो या दो से अधिक एंटिटी कंबाइन होकर के काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? यू नो इट वेरी वेल यार, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। यू ओ मनी टू एनी पर्टिकुलर टाइम, तो आप किसी के, अगर आप क्रेडिटर्स कब कहलाते हो? जब आप किसी से उधार लेते हो, है ना, यू ओ मनी, आप किसी से उधार लेते हो, यू इज कॉल्ड, आपको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर इज अ डेट, एक तरीके का कर्जा होता है विच इज़ नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट्स और कोलेट्रल, जो ना तो फिजिकल एसेट से सिक्योर होता है ना ही उसके बदले में कुछ गिरवी रखा जाता है। डिबेंचर्स आर बैक्ड ओनली बाय जनरल क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इशूअर, यानी कि जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं वो बेसिकली कंपनी की रेपुटेशन की वजह से, उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है उसकी वजह से इशू किए जाते हैं, और पब्लिक इसीलिए सब्सक्राइब करती है जब उसको लगता है कि कंपनी की रेपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसीलिए इसको अनसिक्योर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ना तो कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है इस केस में, और ना ही कोई फिजिकल एसेट होती है जो सिक्योर की जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। डेटर्स क्रेडिटर्स का उल्टा है यार, सिंपल बात है। डेटर्स आर कंसिडर्ड एन एसेट, ओहो करंट एसेट। इफ़ यू आर ओड अ वास्ट अमाउंट दिस माइट इंडिकेट प्रॉब्लम्स कलेक्टिंग मनी। सच है, कह रहे कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेटर्स आपके हो जाते हैं तो ये भी एक गलत सिचुएशन है ना। आपको पहले तो बात है पैसे इकट्ठा करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, दूसरा उसमें पैसा डूब भी सकता है आपका, है ना, तो इसलिए डेटर्स को भी एक मेंटेन पोजीशन तक रखना चाहिए। तभी हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी निकालते हैं ताकि हम डेटर्स को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट आता है बिड और ऑफर। क्या होता है? बिड का मतलब होता है बोली लगाना, प्राइस एट विच मार्केट मेकर बायस फ्रॉम द इन्वेस्टर, जो बोली लगाता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, बताओ भाई इतने में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ऑफर का मतलब होता है वो प्राइस जिसमें जो सेलर है ऑफर करता है भाई मैं इतने में बेचने के लिए तैयार हूँ, तो इसको बिड और ऑफर कहा जाता है फाइनेंस मार्केट के अंदर में। फिर आता है बीटा। क्या होता है? देखो ये एक अच्छी चीज़ है, समझनी चाहिए आपको बीटा क्या होता है। देखो बीटा कैलकुलेट करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। बीटा बेसिकली ना आपको जो चेक करता है वो बेसिकली वॉलेटिलिटी चेक करता है। किसकी चेक करता है? आपकी जो स्टॉक की और स्टॉक मार्केट की। मतलब मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, अब शेयर्स रिलायंस का खरीदा मान लीजिए आपने, और एक तरफ है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में आपने सुना स्टॉक मार्केट अप गई, स्टॉक मार्केट डाउन गया, स्टॉक मार्केट अप गई, लेट सपोज, तो क्या आपका शेयर जो आपने खरीदा वो भी अप जाएगा? ज़रूरी तो नहीं है ना कि अप जाएगा। और अगर मान लो अप जाएगा तो क्या वो उसी पेज से जाएगा जिससे स्टॉक मार्केट अप हुई है? मान लो स्टॉक मार्केट में 10% का इजाफा आया, 10% इंक्रीज हो गई, तो क्या आपका शेयर भी 10% इंक्रीज होगा? ज़रूरी तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम निकालते बीटा। अगर बीटा इज मोर देन 1, बीटा मोर देन 1 है तो हाईली वोलेटाइल है। हाईली वोलेटाइल का मतलब है कि स्टॉक मार्केट 10% से अप जाएगी तो आपका शेयर 15-20% से अप चला जाएगा, और स्टॉक मार्केट अगर मान लो 10% से डाउन जा रही है तो आपका शेयर जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसका आपने बीटा कोफिशिएंट निकाला है, वो 15-20% से डाउन चला जाएगा। हाईली वोलेटाइल, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। बट बीटा अगर लेस देन 1 है तो फिर कम वोलेटाइल है। मतलब स्टॉक मार्केट 10% से अप जा रही है तो आपका शेयर 2, 4, 5% से अप जाएगा बस, और स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है 10% से तो आपका जो प्राइस है शेयर का वो थोड़ा ही कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली ये मेजरमेंट होता है किसका? रिलेशनशिप किस में? स्टॉक प्राइस किसका? ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया, और होल मार्केट, पूरी कंप्लीट मार्केट के बीच का रिलेशनशिप हम बीटा कोफिशिएंट से निकालते हैं। फाइनेंस में बीटा को बीटा कोफिशिएंट भी कहा जाता है, इसको इस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है या लेस वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू द मार्केट एज ए होल। बीटा लेस देन 1 है तो इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस वॉलेटाइल है, और बीटा मोर देन 1 है तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा। बिड का मतलब क्या होता है? बिड का मतलब होता है हाईएस्ट प्राइस हाँ, बिड का मतलब हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे। मतलब भाई ऑब्वियसली बात है, बिड का मतलब बोली लगाना, तो हाईएस्ट कितना वो बोली लगाता, भाई मैं इतना दे सकता हूँ, 70 रुपये 70 रुपये 70 रुपये, नहीं बस इतना ही। तो हाईएस्ट प्राइस जो बिडर जो पे कर सकता है उसको बिड बोलते हैं भाई, सिंपल। और ये आस्क और ऑफर का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अब ब्रोकरेज क्या होता है। ब्रोकरेज फर्म क्या होती है भाई? बहुत सिंपल सी बात है, हमने अभी भी पढ़ा था, पहले भी इसको डिस्कस किया था। और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी फर्म, जिसको हम ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म बोलते हैं, ठीक है, वो एडवाइस करती है परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, अभी खरीद लो अभी बेच लो। दे डू नॉट ओन दी सिक्योरिटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर सिक्योरिटीज को अपने नाम पर कभी नहीं खरीदती है, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकर बोलते हैं।
बुल मार्केट क्या होती है, जहाँ बहुत सारे बुल प्लेयर्स होते हैं। बुल क्या होते हैं, जो चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि प्राइस हाई जाएगा, स्टॉक मार्केट में प्राइस अप जाएगा, उसको बोलते हैं बुल। तो मार्केट को बोलते हैं जहाँ स्टॉक प्राइस इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, बुल मार्केट बोलते हैं हम लोग। बॉन्ड क्या होता है, प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट टू इट्स बायर्स। एक ऐसा प्रोमिसरी नोट जो कंपनियां या गवर्नमेंट इशू करती है। इट स्पीक्स अबाउट स्पेसिफाइड अमाउंट हेल्ड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बाय द बायर। मतलब बॉन्ड भी एक तरीके से गवर्नमेंट और कंपनीज के लिए मनी रेस करने का एक तरीका होता है। बॉन्ड इशू किए जाते हैं, ठीक है, और उसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, जैसे 50,000 रुपये का बॉन्ड है और उसमें 6 महीने के लिए बॉन्ड दिया जा रहा है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन होता है, उसको बॉन्ड बोलते हैं। इट्स अगेन वन ऑफ द वे ऑफ रेजिंग द मनी। बिजनेस डे क्या होता है, जिस दिन यार स्टॉक में ट्रेडिंग होती है उसको बिजनेस डे बोलते हैं, सिंपल। डेज ऑन वे स्टॉक मार्केट्स आर ओपन मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे। मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट ओपन होती है और जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उस दिन वो बंद होती है, उसको बोलते हैं बिजनेस डे। कॉल क्या होता है, ये आपने अपने उसमें भी पढ़ा होगा। कॉल का मतलब कंपनी वाले चैप्टर में, अकाउंट्स में, राइट, डू यू रिमेंबर, कंपनी इशू शेयर्स, कॉल पैसा मंगाना। द डिमांड बाई कंपनी और एनी अदर इशूअर ऑफ शेयर्स फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए जब बुलाया जाता है, पैसा मांगा जाता है, उसको बोलते हैं कॉल। भाई आपको कॉल की जा रही है, आपका इतना पैसा डी हो, जरा टाइम से जमा करा दीजिए भाई, उसको कॉल बोलते हैं, ठीक है ना। इट में भी डिमांड फॉर फुल पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, पूरी पेमेंट भी मंगा सकते हो, पार्ट में भी मंगा सकते हो, डिपेंड करता है आपने किस बेस पर शेयर्स को इशू किया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉल। लेकिन कॉल ऑप्शन जो होता है ना, ये अलग होता है भाई, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इन दोनों में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत बहुत बनता है। पहले कॉल ऑप्शन होता क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। एन ऑप्शन दैट गिव्स एन इन्वेस्टर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय। देखो हम बाय कब खरीदते हैं, हम कब खरीदना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं कि जब हमारा प्राइस, हम आपको स्टॉक खरीदना चाहते हो, शेयर्स खरीदना चाहते हो, आप कब खरीदोगे, जब उसका प्राइस कम से कम होगा, है ना। अब मान लीजिए आपने 4 दिन बाद, 4 डेज लेटर आपने कोई स्टॉक खरीदना है। अब आपको लगता है यार प्राइस मेरे को कम से कम मिले, लेकिन प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। मान लो प्राइस आज के डेट में उसका है 50 रुपये, लेट सपोज। अब आप चाहते हो कम से कम में खरीदें, अब वही 50 से 70 भी हो सकता है और 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये भी हो सकता है ना। तो आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन ले लेते हो। प्रोटेक्शन क्या, कि भैया राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, बाय बाय, खरीदने का राइट। मतलब आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन ले लिया कि भैया मैं जो है इसका 50 रुपये पे कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ। मतलब कि कल को प्राइस कम हो गया तो आपके पास छूट है, आप 40 में खरीदो, 30 में खरीदो। लेकिन कल को प्राइस बढ़ गया, मान लो ये 70 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया, 55 रुपये हो गया, तो आपके पास राइट है, आप इसको 50 रुपये में खरीद सकते हो। समझ गए, एक तरीके से सेफ्टी हो गई आपके लिए। अब इसमें राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब खरीदने की मजबूरी नहीं है, लेकिन राइट है। राइट क्या है, राइट ये है कि भैया कल को प्राइस बढ़ जाता है तो आपको, जिससे आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, वो आपको 50 रुपये में ये शेयर देगा। जी हाँ, आपके पास राइट है, आप इसको 50 में खरीद सकते हो। लेकिन मान लो कल को इसका प्राइस हो गया 48 रुपीज़, तो आप क्यों खरीदोगे 50 में, आप मार्केट में जाकर 48 में खरीद लोगे। ये 40 का हो गया तो आप मार्केट में जाकर 40 का खरीद लोगे। तो आपको 50 रुपये में खरीदने का राइट तो है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। और ये ऑप्शन इसलिए खरीदा जाता है ताकि आप सेफ हो सको, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन बिल्कुल इसका उल्टा है, आप बेचने जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा है पुट ऑप्शन, आप बेचने जा रहे हो। अब आपकी क्या इच्छा होती है कि भैया मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचूं, लेकिन आपको डर है कि प्राइस गिर गया तो आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया। पुट ऑप्शन का मतलब, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 70 रुपये था, आपने 70 में खरीद लिया आज के डेट में, 4 दिन बाद आपने इसको बेचना था। अब 4 दिन के बाद आपने देखा भाई प्राइस जो है 60 रुपये रह गया, तो भैया आप 70 में बेचोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर पुट ऑप्शन ले रखा था, आप सेफ हो गए। लेकिन कल को प्राइस 80-90 रुपये हो गया, तो ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको 70 में बेचना पड़ेगा, आप 80-90 में बेच लेना मार्केट में जा करके। तो हियर यू हैव ए राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। आपकी कहीं पर पाबंदी नहीं है कि आपको बेचना ही पड़ेगा या खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ आपके पास राइट है, आप चाहो तो बेच सकते हो, चाहो तो खरीद सकते हो। ये सेफ्टी मेजर होता है और फाइनेंस में, ये फाइनेंस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। बायर किसको बोलते हैं, अरे भाई क्या बात कर दी यार। ट्रेडिंग मेंबर हु हैज प्लेस्ड द ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कॉल्ड बायर। भाई आपको मेंबर बनना पड़ेगा, फिर आप अगर कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो यू आर ए बायर, है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। क्लोज प्राइस क्या होता है भाई, अरे सिंपल सी बात, चलिए
क्लोज प्राइस फाइनल प्राइस एट विच स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन ए गिवन पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे, उसको क्लोज प्राइस बोलते हैं, जिस पर ट्रेड किया जाता है। बोनस क्या होता है? बोनस इज फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। जैसे कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व इकट्ठा हो जाता है ना, तो कंपनी क्या करती है, शेयर मार्केट में उछाल लाने के लिए अपने शेयर प्राइस में या अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए फ्री शेयर्स अलॉट कर देती है आउट ऑफ रिजर्व। जो रिजर्व इकट्ठा हो जाता है उसमें से, भाई रिजर्व भी शेयर होल्डर्स का था, अब उनको हमने शेयर्स के फॉर्म में दे दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस। बोनस शेयर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडिशनल वेल्थ टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि देखो ये रिजर्व भी किसका था? शेयर होल्डर्स का था। अब आपने उसको शेयर्स के फॉर्म में दे दिया, वो भी शेयर होल्डर्स का है, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कोई इंक्रीज नहीं आया, बट हाँ ये है कि इन हैंड उनको शेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो बोनस का ही काम करता है ना यार। ऑब्वियसली इससे क्या है कि मार्केट में बुलिश इंपैक्ट आता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें बुलिश इंपैक्ट आ जाता है, उछाल आ जाता है शेयर्स में कि अरे वाह इस कंपनी ने बोनस दिया, भाई उसका मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है शेयर्स की, ये एक इंपैक्ट जरूर आता है। ठीक है। बुक क्लोजर क्या होता है भाई? बुक क्लोजर dates between which a company keeps its register of members closed for updating prior to payment of dividends or issue of new shares or debentures is called book closure। book closure का मतलब है, देखो जब डिविडेंड दिया जाता है ना, ठीक है, तो उस समय में क्या करता है कंपनी ना, कुछ बुक क्लोज कर देती है, उसमें ट्रांसफर नहीं करती है शेयर्स को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। मान लो आपने शेयर्स बेचा, ठीक है, जब आप बेच रहे हो तो डिविडेंड और शेयर्स आपके नाम है, और बेचने के बाद किसी और का हो गया, अब बीच में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो शेयर उसका डिविडेंड किसको दिया जाएगा? आपको या जिसको आपने बेच दिया। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, बुक को क्लोज कर देती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि भैया बस इस डेट को जिसके नाम पर जो शेयर है उसी को डिविडेंड मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुक क्लोजर। ब्रोकरेज क्या होती है? ब्रोकरेज अरे भाई कमीशन को ब्रोकरेज बोलते हैं, पता ही नहीं था, चलो अब पता चल गया। ब्रोकरेज कमीशन बोलते हैं यार, जो ब्रोकर चार्ज करता है यार, और ये सेबी डिफाइन करती है कितनी ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी शेयर सेल परचेज के ऊपर। ठीक है। बुल क्या होता है? बुल इज द वन हु एक्सपेक्ट्स राइज इन द प्राइस। जैसे बियर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉल इन द प्राइस आएगा, बुल क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा कि राइज इन द प्राइस क्या होगा, कि हमेशा जो स्टॉक मार्केट में प्राइस राइज होगा, उसको बोलते हैं बुल। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? जीरो कूपन बॉन्ड किसको बोलते हैं? जेम्स बॉन्ड को जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, a bond that pays no annual interest but is sold at a discount below at par is called zero coupon bond। zero coupon bond का मतलब बेसिकली क्या होता है? जीरो कूपन, जीरो इंटरेस्ट। अच्छा, बिना इंटरेस्ट की कोई चीज़ बेची जाएगी तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो फिर इसको क्यों खरीदेंगे? जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, तो हमने कहा भैया आज आप 94,000 रुपीज़ पे कर दो, ठीक है, और आज से 6 महीने बाद आप हमसे 1 लाख रुपये ले जाना। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो है 6,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, बट डिस्काउंट कोई नहीं मिल रहा, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि नो इंटरेस्ट, बट जो बॉन्ड होता है वो डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। कहाँ गया डिस्काउंट? ये रहा डिस्काउंट। बिलो पार, पार का मतलब 1 लाख रुपये वैल्यू थी उसकी, तो आपने पार से कम प्राइस पर इसको बेचा, बिलो पार बेचा, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है भाई? अले 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 1 मिनट भाई, अले 1 मिनट। हाँ जी, अरे ये कहाँ भागे यार, मैंने तो कहा ही नहीं भागने के लिए। हाँ जी, अब आते हैं डिफेंसिव स्टॉक किसको बोलते हैं? अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स कांस्टेंट डिविडेंड्स एंड स्टेबल अर्निंग्स इवन इन द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। आपने कभी देखा ऐसा इकोनॉमिक डाउनटर्न? हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में हुआ था ना, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया था, बिल्कुल ही भाई बुरे हाल हो गए थे, काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए थे, मतलब खरीदना बेचना लगभग ना के बराबर हो गया था। तो इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी कांस्टेंट डिविडेंड है। ऐसी कौन सी कंपनी है भाई? हाँ है, बताऊँ कौन सी है? ये वाली प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, कोका कोला। ये क्यों देती हैं सर? अरे भाई ये खाने पीने की परचेजेस में ये कंपनियां डील करती हैं, तो वो तो बिकता ही रहता है ना। कितना भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाए, मेरे को एक बात बताओ, क्या रोजमर्रा का सामान नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे हम, क्या वो सामान नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। तो ये कंपनियां कांस्टेंट डिविडेंड देती रहती है भाई, और स्टेबल अर्निंग इनकी हमेशा बनी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम ये जो कंपनियां डील करती हैं एफएमसीजी में, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, यानी जो सामान बिकना ही बिकना भाई, कुछ भी हो जाए, है ना। वॉर भी हो जाए ना किसी कंट्री के अंदर में, तो भी सामान बिकना ही बिकना है भाई, वॉर हो जाए तब भी, तो भी ये कंपनियां प्रॉफिट में ही रहती हैं। तो एक कांस्टेंट डिविडेंड देती हैं, स्टेबल अर्निंग देती हैं। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो लोग, हम कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। ठीक है।
कमोडिटीज़ किसको बोलते हैं? कमोडिटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इनका भी एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है भाई। प्रोडक्ट यूज फॉर कॉमर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन ए सेपरेट ऑथराइज्ड कमोडिटीज प्लेटफॉर्म, यानी इनका भी स्टॉक मार्केट की तरह एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ये चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कमोडिटीज़। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। अरे भाई इसमें क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, यू नो इट वेरी वेल यार। जब हम कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं एसेट की वैल्यू को, कॉस्ट को यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, जैसे 10 साल की वैल्यू है एसेट की, तो 10 साल में हमने उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दिया और हम उसको चार्ज करते रहते हैं हर साल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? चैप्टर 3 में आपने डिस्कस किया होगा, जब कोई कंपनी प्रोडक्ट लाइन डिफर कर जाती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर कंपनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आप अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने शेयर परचेज किए डिफरेंट कंपनीज के ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर, यानी कुछ शेयर्स आपने बैंकिंग कंपनीज के खरीद लिए, कुछ सेक्टर आपने पावर सेक्टर के खरीद लिए, कुछ शेयर्स आपने आईटी सेक्टर के खरीद लिए, कुछ शेयर्स आपने एफएमसीजी के खरीद लिए, कुछ सेक्टर आपने रियल एस्टेट के खरीद लिए। अब ये सारे के सारे जो अलग अलग सेक्टर हैं, अब ये डाइवर्सिफाइड हो गया आपका पोर्टफोलियो, तो इसका मतलब आपने अपने रिस्क को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि कोई भी सेक्टर डाउन जा सकता है लेकिन सारे सेक्टर एक साथ डाउन नहीं जा सकते ना। तो आपने क्या किया, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करके, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है इक्विटी। किसको कहा जाता है भाई? इक्विटी का मतलब नेटवर्थ। अरे भाई देखो जरा, कैपिटल सप्लाइड बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, ओकेजनली सर्टेन रिजर्व्स, टोटल इक्विटीज, कॉमन इक्विटी प्लस प्रेफर्ड स्टॉक। अरे भाई क्या, अरे भाई सीधे सी बात है, नेटवर्थ को और इक्विटी बोलते हैं यार, उसमें सब कुछ आ जाता है, पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिजर्व, सबको जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ ऑफ ए कंपनी, जिसको हम यहाँ पर इस भाषा में बोलते हैं इक्विटी। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एनीथिंग that ranges from cash, deed, negotiable instrument, or for that matter any written and authenticated evidence that shows the existence of a transaction or agreement is called financial instrument। यार कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर कोई कैश की बात हो, डीड की बात हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, कोई रिटर्न चीज़ हो, कोई ऑथेंटिक एविडेंस हो, जो ये शो करता हो कि किसी ट्रांजैक्शन की एग्जिस्टेंस है या कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब ब्रोकर, अ पार्टी और person who acts as a link between a provider who provides securities and the user who purchases the securities is called financial intermediary। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोलते हैं, ब्रोकर की तरह भाई। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, हेज क्या होता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अ गवर्नमेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स यार, गवर्नमेंट बॉन्ड है तो गवर्नमेंट इशू करेगी ना। Any security that is held with the government and has the highest possible rate of interest is called government bonds। तो ये गवर्नमेंट इशू करती है उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका काफ़ी हाई होता है। अब बात करते हैं हेज क्या होता है। हेज का मतलब होता है एक स्ट्रैटेजी जिससे हम यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो ना यार, इंश्योरेंस किस लिए लेते हो? आपने हाउस इंश्योरेंस लिया, क्यों लिया? ताकि भैया कोई फायर आग लग जाए, कोई ब्रेक इन ताला तोड़ दे या कोई अनफोर्सिन डिजास्टर हो जाए, तो उस केस में आप सेफ हो सको, है ना, यही मतलब है ना। ऐसे ही पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करते हैं, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या कंपनियां, वो क्या करती हैं, हैजिंग टेक्निक को यूज़ करती हैं इंश्योरेंस के तौर पर, जिसमें आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो और प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हो। सिंपल सी बात बोलो, देसी भाषा में हेज का मतलब है इंश्योरेंस लेना। किसका? स्टॉक मार्केट में। हाँ, बाकी देखो अभी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इतना ही समझ लो कि एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप रिस्क को कवर करने की कोशिश करते हो, जस्ट लाइक इंश्योरेंस, सिंपल, दैट इज कॉल्ड हेज। फिर आता है होल्डिंग पीरियड। क्या होता है होल्डिंग पीरियड? मतलब ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच अ कैपिटल एसेट इज हेल्ड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन। जितने समय के लिए उसने होल्ड किया किसी एसेट को या किसी शेयर्स को, उसको आप बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। इनकम स्टॉक क्या होता है? अ सिक्योरिटी विच हैज ए सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। सॉलिड रिकॉर्ड जो हमेशा बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देती है सिक्योरिटीज़, उसको बोलते हैं इनकम स्टॉक। इसलिए तो बोलते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने स्टॉक का, तो हमें डिफेंसिव स्टॉक में भी पैसा लगाना चाहिए, इनकम स्टॉक में भी पैसा लगाना चाहिए, और हमारे को अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए ताकि हम सेफ हो सकें। नेक्स्ट आता है इंडेक्स। क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है सेंसिटिविटी को मापने वाला इंडेक्स। ठीक है, और इसी को हम सेंसेक्स भी बोल देते हैं कई बार। सेंसिटिविटी इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम? सेंसेक्स।
तो स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी और सिक्योरिटी मार्केट इज कॉल्ड इंडेक्स। बेसिकली इसको बोलते हैं इंडाइसेस दैट हैव देयर ओन कैलकुलेशन मैथोलॉजी। जैसे आप सुनते हो ना भाई, या तो मार्केट अप चली गई, सेंसेक्स अप चला गया, सेंसेक्स डाउन चला गया, निफ्टी 50 अप हो गया, डाउन चला गया, तो उस मैथोलॉजी को जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इंडेक्स को मापने वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंसेक्स बोल देते हैं भाई। ठीक है, इंडेक्स समझ आ गया, थर्मामीटर की तरह काम करता है भाई, ये टेम्परेचर चेक करता है स्टॉक मार्केट का, अप गया कि डाउन गया। आईपीओ किसको बोलते हैं, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। जैसे पेटीएम ने आईपीओ लॉन्च किया था ना, पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे फर्स्ट टाइम, है ना, उसको बोलते हैं हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम इनिशियली पब्लिक को ऑफर देना कि हमारे शेयर्स में सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑफर, उसको बोलते हैं आईपीओ। इंटरनेट ट्रेडिंग, यार कोई भी ट्रेडिंग आप इंटरनेट के माध्यम से करें उसको इंटरनेट ट्रेडिंग कहते हैं। और आज अब तो आप वैसे भी फिजिकल ट्रेडिंग तो वैसे ही बंद हो चुकी है। इंटरनेट ट्रेडिंग इज ए प्लेटफॉर्म विद इंटरनेट एज ए मीडियम, यानी कि आप जब भी कोई शेयर्स खरीदोगे बेचोगे तो वो इंटरनेट के थ्रू ही आपको खरीदना बेचना पड़ेगा। फिजिकल मार्केट तो बंद हो चुकी है और 2000 जनवरी 2000 से ये लागू हो चुका है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंटरनेट ट्रेडिंग इन जनवरी 2000। फिजिकल, इससे पहले फिजिकल मार्केट हुआ करती थी, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो ना वहाँ बोली लगती है, सामने खरीदते बेचते हो, ऐसे फिजिकल स्टॉक मार्केट हुआ करती थी 2000 से पहले। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग चलती है जिसको हम इंटरनेट ट्रेडिंग कहते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर, जैसा कि लिमिट आपने डिसाइड कर दी, ऑर्डर टू बाय और सेल अ शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, लिमिट ऑर्डर का मतलब है जैसे मान लीजिए आप शेयर बेचना चाहते हो तो आपने क्या किया, कंप्यूटर में कमांड दे दी, सेल 100 रिलायंस शेयर्स एट रुपीज 1500 और अबव। आपने कमांड दे दी कि भैया मेरे 100 रिलायंस के शेयर्स आप बेच दो 1500 रुपये या उससे ज़्यादा में। अब आपने एक लिमिट तय कर दी कि 1500 और उससे ज़्यादा, 1500 प्राइस हो, 1600 बेच देना। तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऐसा कोई भी डिमांड आएगा तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक लिमिट तय कर दी और अबव, है ना। और अगर आप बेचना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, सॉरी आप खरीदना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, बाय लेट्स सपोज 150 शेयर्स, और मान लीजिए आप किसी और का खरीदना चाहते हो, एचडीएफसी का खरीदना चाहते हो, ठीक है, एट रुपीज 900 और बिलो। भाई खरीदते वक्त तो आप कहते हो ना कम से कम में मिल जाए, 900 का खरीद लेना, अगर उससे कम होगा तो कम पे खरीद लेना। तो आपने क्या किया भाई, लिमिट तय कर दी, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ऑर्डर टू बाय और सेल ए शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, आपने स्पेसिफाइड प्राइस मेंशन कर दिया, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अ लिमिट ऑर्डर सेट्स अ मिनिमम प्राइस सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड मैक्सिमम प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे। ठीक है, तो उसके अंदर आप प्राइस मेंशन कर सकते हो। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लिक्विडेशन का होता है वह एसेट को आप डिवीजन के तौर पर सेल कर देते हो, उसको लिक्विडेशन कहते हैं। लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना, कैश में कन्वर्ट करना। ठीक है, लिस्टेड स्टॉक क्या होते हैं भैया, कोई भी शेयर्स ऑफ ए कंपनी जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो, कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज में। सर हर शेयर सेल परचेज नहीं किया जा सकता, नहीं बेटा, जब कंपनी लिस्ट करवाती है अपनी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में तभी वो पब्लिकली खरीदे या बेचे जा सकते हैं ओपन मार्केट में। ठीक है, इसलिए कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ता है अपनी शेयर्स को किसी स्टॉक एक्सचेंज में ताकि पब्लिक उसको खरीदे या बेच सके ओपनली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिस्टेड स्टॉक्स। फिर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या होता है, the total value in rupee of all the company's outstanding shares, it is calculated by multiplying all outstanding shares with the current market price of one share is called market capitalization। या सिंपल सी बात सुन लो, एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स इशू करे, शेयर का प्राइस था 100 रुपया, अब आप बोलोगे उसकी कैपिटल कितनी है, 1 करोड़ रुपया, है ना। लेकिन उस 1 लाख शेयर्स में उसकी मार्केट वैल्यू है आज की डेट में मान लीजिए 250 रुपये। अब बताओ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया भाई, 2.5 करोड़। ये हो गया मार्केट वैल्यू, इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, जैसे घर आपने कभी खरीदा होगा तो उसका जो रजिस्ट्री प्राइस होगा जो आपने खरीदा होगा बहुत कम होगा, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना। ऐसे शेयर्स की भी मार्केट वैल्यू जब ज़्यादा होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी हम नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, शेयर्स की पार वैल्यू से नहीं। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है ना, ज़्यादा कम भी हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट विल बी सम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन।
अब आता है म्यूचुअल फंड क्या होता है भाई। म्यूचुअल फंड क्या होता है? पूल ऑफ मनी मैनेज बाय एक्सपर्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। जरा इस बात को समझिए, जरा मेरे को देखिए। स्टॉक मार्केट को अप करने के लिए म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। HDFC म्यूचुअल फंड है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि HDFC ने एक म्यूचुअल फंड बनाया और यहाँ पर सारे के सारे एक्सपर्ट हैं, जो स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, जिनको 20-20, 25-25 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, इसको मार्केट में एक्सपर्ट हैं, बहुत इन्होंने इसके बारे में पढ़ा, सुना, देखा है। अब आप एक इंडिविजुअल हो, अब आपको तो पता नहीं स्टॉक मार्केट क्या होती है, तो आप डायरेक्टली जाके पैसे तो लगा नहीं सकते, डूब सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पैसे लगा दिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर में, और आप जैसे करोड़ों लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने यहाँ पर पैसा लगा दिया। किसी ने 1000, किसी ने 5000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, व्हाटएवर जो भी आपकी वैल्यू थी, आपके पास पैसे थे। अब आपके पैसे को म्यूचुअली यहाँ पर सबका पैसा यहाँ पर लग गया HDFC के पास, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब ये HDFC म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आप सबके पैसे को अलग अलग सेक्टर में डाल देगा। रियल एस्टेट में, FMCG में, पावर सेक्टर में, फ्यूल सेक्टर में, है ना, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। फिर वहां से जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट आप सब में डिवाइड हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हो, इससे फायदा ये हो कि वो लोग भी अब पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, जो इसको समझना नहीं चाहते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आती है लेकिन पैसा लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। क्लियर? चलिए, ग्रेट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, पहले इसको इरेज करते जरा हम। वन साइडेड मार्केट मतलब a market that has only potential sellers or only potential buyers and not both। कई बार ऐसा होता है सारे लोग माल बेचना चाहते हैं, खरीदार कोई नहीं होता यार मार्केट के अंदर में। कई बार ऐसा होता है लोग खरीदना चाहते लेकिन बेचने वाला कोई नहीं होता, तो उस समय हम कहते हैं वन साइडेड मार्केट। क्या बोलते हैं हम? वन साइडेड मार्केट बोलते हैं हम उसको। यार वन साइडेड मार्केट है, साहब बेचना चाहते हैं, खरीदने वाला कोई है ही नहीं भाई मार्केट के अंदर में। फिर आता है आउट ऑफ मनी। क्या होता है आउट ऑफ मनी? फॉर कॉल ऑप्शन दिस मीन स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, फॉर पुट ऑप्शन द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। अरे भाई कितनी भयंकर डेफिनेशन है। अरे बड़ी सिंपल सी बात सुन लो। पहली बात ये समझ लो, स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। स्ट्राइक प्राइस वो होता है जहां पर डील होती है। स्ट्राइक प्राइस मतलब जहां पर डील मैच्योर होती है, डिमांड और सप्लाई मैच्योर हो जाती है, इक्वल आ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब यहां पर अगर मान लीजिए आप बेचना चाहते हो लेकिन वहां पर खरीदने वाला कोई प्राइस ही नहीं है, या आप खरीदना चाहते हो बेचने वाला प्राइस ही नहीं है, मार्केट के अंदर में कोई है ही नहीं, तब हम उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आउट ऑफ मनी। यानी मार्केट आउट ऑफ मनी होगी, मार्केट में पैसे ही नहीं है भाई आप सामान बेचना चाहते हो, खरीदने वाला कोई है नहीं उस प्राइस पर, यानी डील ही मैच्योर नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं आउट ऑफ मनी होगी मार्केट। भाई मार्केट में पैसे ही नहीं है भाई, हम ये बोलते हैं ना, अरे भाई मार्केट में बहुत मंदा है, मार्केट में पैसे ही नहीं है। आप बेचना भी चाहते हो, खरीदने वाला खरीदना भी चाहता है, लेकिन डील मैच्योर नहीं होती क्योंकि प्राइस में वेरिएशन आ रहा है भाई, बहुत फर्क आ रहा है। आप बोलते हैं यार मंदा चल रहा है बहुत, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है बेसिकली कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन, ठीक है। अब आपके पास अलग अलग कंपनियों के जो कलेक्शन है शेयर्स के, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। होल्डिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, अ पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं, उसका जो कलेक्शन होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? पोर्टफोलियो। अब आते हैं प्री ओपनिंग सेशन। क्या होता है भाई? प्री ओपनिंग सेशन होता है, देखो जो मार्केट खुलती है वो 9:30 पे खुलती है मॉर्निंग में, और 3:30 पे बंद हो जाती है वर्किंग डेज के अंदर में, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, ठीक है। अब सुबह 9 बजे से 9:15 पर जो भी आपने पढ़ा था ना लिस्ट प्राइस, लिमिट ऑर्डर पढ़ा था आपने अभी, क्या आप ऑर्डर लिमिट कर देते हो? मान लो आपने कल लिमिट ऑर्डर डाला था, वो मैच्योर नहीं हुआ क्योंकि आपने प्राइस ज़्यादा डाल रखा था, नहीं बिका। अब आप इस समय सुबह मॉर्निंग में उस प्राइस को चेंज कर सकते हो, आप अपना ऑर्डर डाल सकते हो, एंट्री कर सकते हो, ऑर्डर जो आपने कभी डाला था उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और चाहो तो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो इस प्री ओपनिंग सेशन के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये टाइम होता है आपके पास में जब आप ऑर्डर को अपने किसी नए ऑर्डर भी डाल सकते हो, अपने ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसको उस सेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्री ओपनिंग सेशन बोलते हैं, 9 AM to 9:15 AM। अब बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है, इसको एग्जाम्पल से डील करते हैं। A company is currently trading at ₹250 per share and its earning over the last 12 months were ₹50 per share। आपने 50 रुपये कमाए, तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगी? 250/50, जिसको बोलते हैं 5, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। क्लियर? ओके। फिर आता है बिजनेस रिस्क। क्या होता है? रिस्कीनेस इनहेरेंट इन फर्म्स ऑपरेशन इफ इट यूजेस नो डेट। अरे भाई क्या कंफ्यूज कर दिया। देखो रिस्क ना दो तरीके के होते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कब होता है? जब आप डेट यूज करते हो, कर्जा यूज करते हो, तो आप में रिस्क होता है कि आप इंटरेस्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। बिजनेस रिस्क होता है कि भैया बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है? इफ यू यूजेस नो डेट, अगर आप डेट यूज ही नहीं कर रहे तो भाई फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो बचा क्या? केवल बिजनेस रिस्क। तो वो रिस्क जब आप फाइनेंशियल रिस्क आपका जीरो हो जाता है, जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। रिस्कीनेस इनहेरेंट इन फर्म ऑपरेशन इफ इट यूजेस नो डेट। अगर कंपनी कोई डेट यूज नहीं कर रही है तो फाइनेंशियल रिस्क हो गया जीरो। तो फिर जो रिस्क बच गया वो क्या कहलाएगा? बिजनेस रिस्क कहलाएगा भाई। ठीक है? हाँ, ठीक ठीक ठीक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने जो इन्वेस्टमेंट की उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। जैसे हम इसको नॉर्मली बोलते हैं नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा। इसको बोलते हैं हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT है ना, EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितना पैसा लगाया बिजनेस में उसमें आपने कितना रिटर्न प्रॉफिट कितना कमाया, दैट इज कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? लो आ गया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरे वाह, चलिए अब आते हैं रिस्क क्या होता है। A probable chance of investment actual returns will be reduced than as calculated. Obviously, मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे को रिटर्न होना चाहिए 20 लाख प्रॉफिट, लेकिन वो रह गए केवल 18 लाख रुपए, तो आपको क्या लगता है? 2 लाख का रिस्क आ गया यार बड़ा रिस्की हो गया ये तो, 2 लाख रुपए और कम आ गए, है ना। ऑब्वियस ही बात है यार, जब कोई चांस होता है जिसमें आप एक्चुअल रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट करो तो इससे कम हो जाता है, उसी को तो रिस्क बोलते हैं हम लोग, है ना। तो प्रोबेबल चांस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न्स विल बी रिड्यूस्ड देन एज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है, चलिए फिर आते हैं सिक्योरिटी। क्या होती है? अ ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रांसफरेबल होती है, जो सर्टिफिकेट की फॉर्म में होती है, उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, है ना। जैसे कोई शेयर है वो आप सर्टिफिकेट की फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है विच इज ट्रांसफरेबल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हम स्टॉक को भी बोलते हैं। इसको स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? हाय राम, ऑप्शन क्या होता है सर? ये क्या मतलब है इसका? बेटे टेंशन मत लो, ये बेसिकली सिक्योरिटीज़ होती हैं। इसके बारे में डिटेल में आप फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाकर पढ़ोगे आगे इंटर फाइनल में। ठीक है, तो अभी इसको समझने में ज़्यादा दिमाग मत खपाना, सिर्फ इतना समझ लो सिक्योरिटी की फॉर्म होती है ये। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं स्टॉक स्प्लिट। क्या होता है स्टॉक स्प्लिट? स्टॉक स्प्लिट देखो, स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है स्टॉक को ब्रेक कर देना, यानी एक शेयर को 2 शेयर में डिवाइड कर देना। ऐसा क्यों करते हैं? मान लो कंपनी के पास 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 2 शेयर कर दिए, 50-50 रुपये के 2 शेयर कर दिए, उसको स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा कंपनी क्यों करती है भाई? 100 रुपये का शेयर इशू कर दिया तो 50-50 के 2 में क्यों कन्वर्ट कर दिया? ताकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज किए जा सके मार्केट में। डिमांड सप्लाई, देखो डिमांड सप्लाई नंबर की तो गेम है ना। कई बार क्या होता है स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, डिमांड बहुत हाई होती है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है? स्टॉक को स्प्लिट कर देती है, रेशियो में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। इट इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन द मार्केट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? वही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि 100 रुपये वाले शेयर 50-50 के कर दिए। मान लो मार्केट में 5 लाख शेयर्स थे खरीदने बेचने के लिए, अब कितने हो जाएंगे? वो 10 लाख शेयर्स हो जाएंगे। तो जब शेयर्स की नंबर ऑफ गिनती बढ़ जाएगी तो डिमांड सप्लाई मोमेंटम आ जाएगा ना। तो बहुत सारी कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती हैं। ठीक है, थिन मार्केट। थिन मार्केट का मतलब है लो नंबर ऑफ बिड्स टू बाय एंड ऑफर्स टू सेल, यानी बहुत कम ट्रांजैक्शन है, ना कोई बेचने को तैयार है ना कोई खरीदने को तैयार है भाई, बहुत कम ट्रांजैक्शन है यार। ऐसा कब होता है? ऐसे उस सिचुएशन में होता है जब लगता है स्टॉक मार्केट कहां जाएगी किसी को समझ नहीं आता। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो कुछ समय के लिए वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, छोड़ो यार ना बेचेंगे ना खरीदेंगे, वेट एंड वॉच। तो ऐसे समय में लो बिड्स टू बाय और ऑफर टू सेल होती है, उस समय हम बोलते हैं थिन मार्केट हो गई है भाई। ठीक है, ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? 9:15 से 3:30 बजे तक आप सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसको ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। नॉर्मली जो स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, इससे पहले वाले सेशन को क्या बोलते हैं? प्री ओपनिंग सेशन बोलते हैं हम लोग, है ना। 9 बजे से 9:15 तक। अब आता है यील्ड। क्या होता है भाई? ओ हो यील्ड क्या होता है? मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को परसेंटेज की फॉर्म में निकाल रहे हो तो हम उसको यील्ड बोलते हैं, जैसे प्रॉफिट बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लीजिए करंट प्राइस ऑफ ए शेयर इज ₹100 एंड डिविडेंड आपको मिल रहा है ₹5 का, तो आप क्या बोलोगे, स्टॉक यील्ड कितना है 5%, यानी ₹5 का डिविडेंड मिल रहा है ₹100 की इन्वेस्टमेंट करने पर, तो आपको अर्निंग कितनी हो रही है 5% की स्टॉक यील्ड, यानी स्टॉक पर होने वाला प्रॉफिट। ठीक है। यील्ड टू कॉल का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन ए बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। मान लीजिए एक बॉन्ड इशू किया गया, उसका प्राइस था 6% और 6 महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी थी। अब मान लीजिए कि आपको बुलाया जाता है कि पैसा पहले ले जाओ आप, 4 महीने बाद ही पैसा आ गया जिसने बॉन्ड इशू किया था। अब वो कहता है भैया आप ऐसा करो, बॉन्ड दे जाओ, पैसा ले जाओ। अब आपको तो परेशानी होगी क्यों परेशानी होगी, क्योंकि आपको तो 6% मिलना था 6 महीने बाद। अब 4 महीने बाद जब क्या पैसे आ रहे, लेकिन इंटरेस्ट का क्या होगा। अब कंपनी कहती है कि भैया हम 6% नहीं 5% दे देंगे आपको, 2 महीने पहले पैसा दे रहे हैं, लेकिन बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम 1% कम कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड यील्ड टू कॉल, यानी अगर कॉल किया जाता है पैसे पहले देने के लिए तो यील्ड कितना मिलेगा भाई, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसको हम बोलते हैं यील्ड टू कॉल। ठीक है। चलिए, एक्सचेंज रेट क्या होता है भाई, अरे यार सिंपल है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है भाई, सिंपल। जैसे अभी आपने देखा था कि डॉलर का रेट 82 क्रॉस कर गया, यानी 82 रुपीस के अंदर में हमें $1 मिल रहा है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज ऑफ 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। $1 के बदले आपको 82 रुपीस मिलेंगे, या कह लो 82 रुपीस के बदले आपको $1 मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। सिंपल, ये उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे ही पौंड का होता है, यूरो का होता है, ऐसे येन का होता है, कुवैती दिनार का होता है ना, शिलिंग्स का होता है, सारी करेंसी के एक्सचेंज रेट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। डेरिवेटिव क्या होता है, ये अच्छी चीज़ है भाई, बड़ा सिंपल सी बात है। डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसका प्राइस किसी और से डिराइव होता है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसी सिक्योरिटी जिसका प्राइस किसी और की पे डिपेंडेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, देखो मान लीजिए 1 लीटर मिल्क जो है वो मिलता है ₹50 का। अब यहाँ क्वेश्चन मत लगाना हमारे यहाँ तो सस्ता मिलता है महंगा मिलता है, भाई एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब मान लीजिए जो पनीर है, पनीर में आपको मिलता है इसके बदले में कितना, मान के चले यार ₹200 किलो। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये प्राइस ₹60 हो गया तो पनीर का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक का बढ़ेगा ना। कितना बढ़ेगा भाई, मान लेते एग्जाम्पल ले रहे थे ₹230 किलो हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पनीर का प्राइस किस पे डिपेंड करता है, मिल्क के प्राइस पर भाई। समझ गए, पनीर का अपना प्राइस नहीं होता, पनीर का प्राइस किस पे डिपेंड करता है, मिल्क के प्राइस पर। मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो पनीर का प्राइस बढ़ेगा, मिल्क का प्राइस कम होगा तो पनीर का प्राइस कम होगा। यानी पनीर डिराइव करता है अपना प्राइस किससे, किसी और सिक्योरिटी से, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अ सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। क्लियर। चलो, अरे वाह, बस लास्ट है खत्म, उसके बाद डिंग 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 डिंग। फेस वैल्यू किसको कहते हैं भाई, सिक्योरिटी। पार वैल्यू को फेस वैल्यू कहा जाता है। इंडिविजुअल सिक्योरिटी गोइंग टू अर्न फ्रॉम द इश्योर ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यानी अगर फेस वैल्यू मान लो शेयर्स की ₹100 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹100 है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है बेटा, जहाँ पर डील मैच्योर होती है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। प्राइस एट विच, ये इस डेफिनेशन में बच जाना, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। कोई भी ऑप्शन जब एग्जीक्यूट हो जाती है ना, चाहे वो हमारी पुट ऑप्शन हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, चाहे हम बेच रहे हैं, चाहे वो खरीद रहे हैं, जहाँ पर डील मैच्योर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक किसको बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे किसी और रिकॉर्ड के फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। दैट इंडिकेट्स ओनरशिप ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए कॉर्पोरेशन शेयर ऑफ स्टॉक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और यहाँ पर हमारी खत्म होती है हमारी डेफिनेशंस गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।